सुबह 10 बजे 56 वर्षीय प्रोफेसर भास्कर, जो आज काफी परेशान दिख रहे हैं और शायद इसी समस्या के कारण उनके माथे से पसीना निकल रहा है, जल्दी जल्दी कुछ सोचते हुए इंटर साइंस कॉलेज के परिसर में तेजी से टहल रहे हैं। कॉलेज कैंपस से होते हुए अपने केबिन की ओर जा रहा हूँ। सामने से आ रहे दो छात्र प्रोफेसर भास्कर को अपने सामने आता देख उनसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। प्रोफेसर भास्कर न तो उसकी ओर देखते हैं और न ही उसकी इच्छाओं का जवाब देते हैं। दोनों छात्र प्रोफेसर के व्यवहार से थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सर का ध्यान आज कहीं और है, अन्यथा वह हमारी इच्छा का उत्तर दिए बिना नहीं जाते। दोनों छात्र एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं। वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि प्रोफेसर भास्कर उसके सामने से गुजर रहे हैं। कॉलेज परिसर से गुजरते हुए प्रोफेसर भास्कर सीधे अपने केबिन की ओर जाते हैं और अपने केबिन में पहुंचकर अपने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब वह अपने केबिन से बाहर आता है तो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। हाँ सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, तो क्या आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकते हैं? फोन पर इतना कहकर वह अपने केबिन का दरवाजा बाहर से बंद करने लगता है और तभी वह जैसे ही दरवाजा बंद करने वाला था और चाबी अपनी जेब में डालने ही वाला था, फाइलें नीचे गिर जाती हैं। उस चाबी को अपनी जेब में रखने के बाद जैसे ही वह उस फाइल को उठाने लगे, कुछ कागज जो फाइल गिरने के कारण इधर उधर बिखर गए थे, प्रोफेसर भास्कर ने जल्दी से उन सभी कागजों को उठाया और उस फाइल में रख दिया। वह जल्दी से कॉलेज से बाहर जाने लगा। कुछ देर बाद जब प्रोफेसर भास्कर अपने घर पहुंचते हैं तो वह तुरंत अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और उन्हें पर्दों से ढकना शुरू कर देते हैं और तेजी से अपने घर के बेडरूम से होते हुए सीधे अपने घर के हॉल में चला जाता है, जहां दीवार पर लगी एक तस्वीर जो थोड़ी सी लटकी हुई थी को अपने हाथों से सीधा करने लगता है। जैसे ही वह सीधा हुआ, उस हॉल में एक दरवाजा खुला। उस दरवाजे में प्रवेश करते ही प्रोफेसर अपने गुप्त कमरे में चला जाता है। जैसे ही प्रोफेसर भास्कर उस कमरे में आगे बढ़ते हैं, उस कमरे के सभी बल्ब एक एक करके जलने लगते हैं और फिर वह कुछ दूर आगे बढ़ जाते हैं। एक स्थान पर पहुंचने के बाद उन्हें एक स्विच बोर्ड का स्विच दिखाई देता है, जिसे वे चालू कर देते हैं। जैसे ही वे स्विच चालू करते हैं, वे खुद को एक बड़े कमरे में पाते हैं जो थोड़ी देर पहले तक अंधेरे में था। चमकदार हो जाता है। वह कमरा दिखने में बहुत बड़ा था और किसी लैब की तरह लग रहा था, जहां पर एक बड़ा सा बल्ब जल रहा था और वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर भी रखे हुए थे और उस कमरे की दीवारों पर बहुत सारे रिसर्च पेपर भी रखे हुए थे। कई तस्वीरें ऐसी भी बनाई जाती हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। कुछ देर बाद भास्कर को वहां रखी अपनी एक फाइल में कुछ नजर आता है और फिर वे कैलकुलेटर में कुछ हिसाब किताब करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वहां टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर काफी धूल जमी हुई है। प्रोफेसर भास्कर उस डायरी से धूल झाड़ते हैं, उसे खोलते हैं, उसमें कुछ पढ़ते हैं और फिर कैलकुलेटर पर हिसाब लगाना शुरू करते हैं। फिर वह डायरी के कुछ और पन्ने पलटता है, उसमें कुछ तस्वीरें थीं और फिर वह उसमें एक निशान को ध्यान से देखता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ये निशान तो मैंने कहीं देखा है, शायद किसी के हाथ पर, लेकिन किसके हाथ पर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे कुछ याद आया, अरे हाँ, मैंने कॉलेज में अविनाश की कलाई पर यह निशान देखा था। फिर प्रोफेसर दीवारों पर लगी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगते हैं। चलिए उस अविनाश के पास चलते हैं जिसके बारे में प्रोफेसर भास्कर ने बताया था, जो सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए आ रहा था। उसकी सौतेली माँ अपने बेटे अंशु को नाश्ता खिला रही थी, तभी उसने अवि को अपने घर में देखा। जब उसने उसे पास से गुजरते देखा तो उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे केवल अपने बेटे अंशु की चिंता थी, अवि की नहीं। फिर उसने अपना ध्यान अवि से हटाया और अपने बेटे को नाश्ता खिलाने लगी। ये देखकर अविनाश दुखी हो जाता है और सोचता है कि अगर आज उसकी माँ इस दुनिया में होती तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। बस यही सोचते सोचते वह कब अपने घर से मुख्य सड़क पर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जब वह गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनता है तो अपने ध्यान से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वह अपने घर के नजदीक बस स्टैंड पर जाता है और अपने कॉलेज के लिए बस का इंतजार करने लगता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक सरकारी बस स्टैंड पर रुकती है, लेकिन जब अविनाश बस में चढ़ता है तो देखता है कि उस बस में बैठने या खड़े होने की भी जगह नहीं है। उसने सोचा
कि इस बस से उतरकर ही दम लिया जाए, किसी दूसरी बस में चले जाओ जिसमें थोड़ी जगह हो। लेकिन फिर जब उसे याद आया और उसने समय देखा तो उसे लगा कि अगर उसने यह बस छोड़ दी और दूसरी बस का इंतजार किया तो उसे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। बस ये सोचकर वह उसी गेट के पास खड़ा हो जाता है। तभी आधे घंटे बाद बस कंडक्टर आवाज लगाता है, इंटर कॉलेज आ गया है, क्या कोई है जो यहाँ उतरना चाहता है? फिर अवि ने कहा, हाँ मैं यहीं उतरना चाहता हूँ। अविनाश के इतना कहते ही मामला थोड़ा धीमा हो गया। तभी अविनाश अपना कॉलेज बैग ठीक करते हुए जैसे ही नीचे आने लगता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह सड़क पर गिर जाता है। लेकिन उसे चोट नहीं आती क्योंकि गिरने से पहले उसने खुद को संभाल लिया था। उसके बाद वह अपने कपड़े झाड़कर सड़क से उठता है और देखता है कि नैना अभी अभी बाइक पर बैठी थी और उसके आगे सतीश बैठा था। और जैसे ही वह आई उसके नजर सीधे अविनाश पर पड़ती है। फिर जैसे ही अविनाश की नजरें नैना से मिलती है तो अविनाश अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है और मन में सोचता है, अरे यार उसने तो मुझे ऐसे ही बस से गिरते हुए देखा होगा तो क्या सोच रही होगी कि ठीक से चलना आता ही नहीं। इसके बाद नैना बाइक से उतरती है और अविनाश के पास से होते हुए सीधे कॉलेज में अपने क्लासरूम की ओर चली जाती है। इधर अविनाश जल्दी से उठता है, अपने कपड़े झाड़ता है और तेजी से अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। उधर सूरज, जो कि अविनाश का दोस्त था, बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर समय देख रहा था और फिर जैसे ही उसने घड़ी से नजर हटाई तो उसने देखा कि अविनाश तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जैसे ही अविनाश सूरज के पास आता है तो सूरज उससे कहता है, आओ बरखुरदार, आज तुम सर को अपने कॉलेज में देर से आने के बारे में क्या कहानी सुनाओगे? क्या करूं यार, मैं तो जल्दी आना चाहता हूं लेकिन कभी कभी घर से निकलते वक्त देर हो जाती है तो कभी टाइम पर बस नहीं मिलती। अविनाश ने मुंह लटकाते हुए कहा, क्या तुम्हारी सौतेली माँ या तुम्हारे बॉस ने आज कुछ कहा? सूरज ने पूछा। इधर कक्षा में प्रोफेसर भास्कर ब्लैक बोर्ड पर इतिहास विषय लिखकर कुछ पढ़ा रहे थे। तभी अचानक अविनाश और सूरज कक्षा में आते हैं और प्रोफेसर के पीछे से धीरे धीरे अपनी सीट पर जाने लगते हैं। अविनाश, प्रोफेसर भास्कर ने उन दोनों को रोका। प्रोफेसर भास्कर के इतना कहते ही अविनाश और सूरज वहीं रुक गए। क्लास का समय 10 बजे है और तुम दोनों 10:30 बजे क्लास में आ रहे हो, प्रोफेसर भास्कर ने गुस्से में कहा। सर बस इतना ही, अवि और सूरज ने एक साथ कहा। भास्कर ने गुस्से में कहा, नया सत्र शुरू हुए अभी 10 दिन भी नहीं बीते हैं और तुम लोगों का देर से आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर तुम लोग इसी तरह देर से आते रहे तो मैं तुम्हें इस बार सेमेस्टर परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, सर आज वो बस हमें देर से मिली जिसके कारण हम दोनों लेट हो गए, अविनाश ने कहा। प्रोफेसर ने उन दोनों से कहा, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अब जाओ और अपनी सीट पर बैठो। प्रोफेसर भास्कर की बात सुनकर अविनाश और सूरज आगे बढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और उसके बाद प्रोफेसर भास्कर बोर्ड की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैं आपको क्या बता रहा था। तभी एक छात्र ने पीछे से कहा, पौराणिक हथियार और कवच सर। हाँ, मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में लोग युद्ध में कौन से हथियार और कवच का इस्तेमाल करते थे और उनके पास कौन से कवच और हथियार थे और वे युद्ध में कौन से हथियार का इस्तेमाल करते थे। इतना कहने के बाद प्रोफेसर भास्कर ने अपना व्याख्यान जारी रखा, करना शुरू कीजिए। फिर इस तरह कुछ देर बाद वो अपना लेक्चर खत्म कर देते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना कि पुराने समय में लोग कैसे युद्ध लड़ते थे और अपनी रक्षा करते थे। प्रोफेसर भास्कर ने उन सभी छात्रों से कहा, मैंने सुना है कि कर्ण के पास भी एक ऐसा ही कवच था जिस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता था और उस कवच के कारण उसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन जैसे ही उसने वह कवच अपने शरीर से हटाया वह वैसे ही मर गया। पीछे से एक लड़की जोर से बोली। उस लड़की की बात सुनकर सभी बच्चे आपस में कुछ कानाफूसी करने लगे। प्रोफेसर भास्कर ने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग शांत हो जाएं। इधर अविनाश प्रोफेसर भास्कर की क्लास पर ध्यान नहीं दे रहा था और सुबह की घटना के बारे में सोच रहा था कि जब मैं बस से गिरा तो नैना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी उसने देखा कि नैना सर की क्लास में उलझी हुई है और वह बगल में बैठी लड़की से बात कर रही थी। चूंकि अविनाश क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा था, वह केवल नैना को पीछे से देख पा रहा था, जिसके बाल लहरा रहे थे और उसका चेहरा चमक रहा था क्योंकि वह अपने बगल में बैठी लड़की से बात कर रही थी। यहाँ प्रोफेसर ने अविनाश को भी देखा जो काफी देर से नैना को घूर रहा था। अविनाश, बताओ तुम हथियारों और कवच के बारे में क्या जानते हो? अविनाश कहते हैं, सर जहां तक मुझे पता है उस समय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार और कवच आज के परमाणु बम जितने शक्तिशाली नहीं थे,
प्रोफेसर ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर बाद कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक ऐसी ढाल थी जिसका मुकाबला कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकता था। आज के परमाणु बम भी उस पर बेअसर थे। जिस दिन तुम इसे पाओगे उस दिन आप भी इसे स्वीकार करेंगे। अविनाश को प्रोफेसर की बात कुछ समझ नहीं आई। प्रोफेसर ने अवि की ओर देखते हुए कहा, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा तुम भी समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ही प्रोफेसर ने अपना भाषण खत्म किया, एक जोरदार धमाके ने पूरी क्लास को खामोश कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि क्लास में तेज कंपन पैदा हो गया, जैसा कि बम फटने से आसपास के इलाके में होता है। ये तेज आवाज सुनकर सभी बच्चे कक्षा से बाहर निकल आते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। प्रोफेसर भास्कर संशय भरी दृष्टि से बाहर निकलते हैं और मन में सोचते हैं कि क्या यह वही आवाज है जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। इतना सोचने के बाद वह भी अन्य छात्रों की तरह क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं। प्रोफेसर भास्कर तेजी से कॉलेज परिसर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी देखते हैं कि कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है और उस गड्ढे के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है। जैसे ही प्रोफेसर भास्कर की नजर उस गड्ढे पर पड़ती है तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं और वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर जैसे ही अविनाश, सूरज व अन्य लोग कक्षा से बाहर आए तो तमाशबीन बनकर देख रहे थे कि यह कैसी आवाज है। सूरज कहता है, ये साहब इतनी तेजी से कहां भाग रहे हैं। अविनाश भी प्रोफेसर के पास जाने लगता है और सूरज से कहता है, सर के घर में कोई बम नहीं फटा है, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। इधर प्रोफेसर अपने घर के सामने पहुँचता है और जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोलता है और फिर अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और उसके बाद वह घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है और उन्हें पर्दों से ढक देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। वे गुप्त प्रयोगशाला की ओर जाने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, क्या यह उसी चीज का संकेत है जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर प्रोफेसर अपने घर की गुप्त लैब में जाता है। इधर अविनाश लोगों की भीड़ में खड़ा हो जाता है और वहां हुए हादसे के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगता है। पास खड़े दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। मैंने आज तक बहुत सी बिजली गिरती देखी है, लेकिन आज की बिजली उन सबसे बड़ी और अधिक शक्तिशाली थी। वे सभी ठीक हैं, लेकिन मैंने पहले कभी बिजली गिरने से इतना बड़ा गड्ढा बनते नहीं देखा, और इतना बड़ा गड्ढा और वह भी सिर्फ बिजली गिरने से। मुझे यह असंभव लगता है, पास खड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये गर्मी का मौसम है और ऊपर से इस मौसम में बिजली का गिरना, ये एक संयोग है या कुछ और। इधर अविनाश की नजर घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि शाम के 4 बज रहे हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे यार, मैं आज फिर लेट हो गया। अविनाश बेटा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर वह तेजी से अपने कॉलेज कैंपस से बाहर जाने लगता है। इधर अविनाश तेजी से कॉलेज परिसर से बाहर आता है और बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही बस आती है वह झट से उसमें चढ़ जाता है और चला जाता है। शायद आज वह थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वह बार बार अपनी घड़ी को देखकर निराश हो रहा था। कुछ देर बाद बस रुकती है और अविनाश नीचे उतरता है और तेजी से एक मोबाइल स्टोर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्टोर का मालिक उसे देख लेता है और क्रोधित हो जाता है। मुझे घूरना शुरू करो बाबू, आज फिर देर क्यों हो गई? आज मुझे कौन सी कहानी सुनाओगे? आओ, मोबाइल स्टोर के मालिक ने कहा। सर, आज बस ट्रैफिक के कारण लेट हो गई है, लेकिन कल से मैं आधे घंटे के लिए यहीं हूँ, मैं जल्दी आऊंगा। अविनाश ने स्टोर मालिक से कहा, आज मैं तुम्हारी केवल 1 दिन की तनख्वाह काट रहा हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहते हुए स्टोर मालिक ने उसकी 1 दिन की सैलरी काट ली। इतना सब होने के बाद वह उस मोबाइल स्टोर के अंदर बने चेंजिंग रूम में गया और अपने कपड़े बदले। वह बैग में रखे स्टोर वर्कर के कपड़े पहनकर काउंटर पर लौटता है और काउंटर पर खड़े अन्य सभी स्टोर लड़कों की तरह स्टोर पर आने वाले ग्राहक भी सौदे करना शुरू करता है। आज उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी कि उसकी हालत कैसी हो गई है। इतना सब होने के बाद उनके बॉस ने देर से आने पर 1 दिन की सैलरी काट ली। दुखी मन से वह काउंटर पर मौजूद बाकी स्टाफ के साथ मोबाइल स्टोर के अंदर आया। वे ग्राहकों को अलग अलग मॉडल के मोबाइल दिखाने लगते हैं। कुछ देर बाद शाम होते ही ग्राहकों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है और फिर सभी कर्मचारी सभी ग्राहकों को मोबाइल दिखाने लगते हैं। इसी बीच जब अविनाश एक ग्राहक को मोबाइल दिखा रहा था तो उसकी नजर नैना पर पड़ी। वह उसके सामने दूसरे काउंटर पर गई, जो अपने माता पिता के साथ मोबाइल स्टोर पर आया था और मोबाइल के विभिन्न मॉडल देख रहा था। रात
रात के 12 बजे जब अविनाश अपनी 8 घंटे की नौकरी खत्म करता है तो वह बाथरूम जाता है, अपने कपड़े बदलता है, ड्रेस को अपने बैग में रखता है और स्टोर से अपने घर के लिए निकल जाता है। मोबाइल स्टोर से निकलने के बाद अविनाश सीधे बस स्टॉप की ओर भागता है और अपने घर के लिए बस पकड़ता है। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी में बहुत सारे लोग नाच गा रहे हैं। जब वह रुका हुआ था और घर में तेज आवाज में गाने बज रहे थे तो वह सबकी नजर बचाकर चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। इधर प्रोफेसर भास्कर अपने घर में बनी गुप्त प्रयोगशाला में एक नक्शे जैसी चीज को ध्यान से देख रहे थे जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था और कुछ निशान और चित्र भी बने थे। फिर वह संस्कृत में लिखे उन शब्दों को एक कागज पर लिखता है और फिर एक किताब से उनका अर्थ खोजने लगता है और मन में कहता है, संस्कृत में लिखे इन 3 या 4 शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मतलब मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया। फिर प्रोफेसर भास्कर उन शब्दों को इंटरनेट पर खोजना शुरू करते हैं और फिर उससे जुड़े सभी शब्दों का अर्थ निकालना शुरू करते हैं और इसी तरह वह पूरी रात जागते हैं और उन शब्दों और चित्रों का अर्थ निकालना शुरू करते हैं। उधर प्रोफेसर भास्कर रात भर अपने घर में बनी गुप्त प्रयोगशाला में उन शब्दों के अर्थ निकालते रहे और दूसरी ओर अविनाश, जो पिछली बार दुकान में बहुत काम करने के कारण थका हुआ था और सो रहा था। रात को अचानक उसने नीचे से अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनी और वह जाग जाता है। क्यों मर गया? पूरी रात तो चैन से सोया और अब क्या दिन में भी सोता रहेगा? जो थोड़ी बहुत नींद बची थी वह भी उनके ताने सुनकर उड़ गई और वह पूरी तरह होश में आ गया। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कल सुबह ही आपसे कहा था कि रात की पार्टी के बाद सुबह जल्दी उठकर सारे कमरे और हॉल की सफाई करनी है और पड़े हुए बर्तन भी साफ करने हैं। अब जल्दी से नीचे आ जाओ और सब खत्म करके काम जल्दी करो। कुछ देर में मेरे कुछ दोस्त यहाँ आने वाले हैं। इतना कहकर अविनाश की सौतेली माँ अविनाश के कमरे से नीचे चली जाती है। अविनाश एक मातृहीन बच्चा है जो अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहता है। उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि अवि के पालन पोषण में कोई कमी न रहे और उन्हें अपनी माँ का प्यार भी मिलता रहे। वे मिलते रहे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। एक तरफ उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे और दूसरी तरफ उनकी सौतेली माँ और भाई भी उनसे उतनी ही नफरत करते थे। अविनाश सोचने लगा कि काश उसकी माँ उससे प्यार से बात करती और उसे अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती। अविनाश अभी यह सोच ही रहा था कि उसकी सौतेली माँ ने फिर आवाज लगाई, जल्दी नीचे आओ। अविनाश ने जोर से कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर वह हड़बड़ी में जैसे ही उठा उसका पैर बिस्तर पर रखी चादर में फंस गया और वह बिस्तर से नीचे गिर गया। वह इतनी जल्दी में था कि वह भूल गया कि उसके बिस्तर पर चादर बिखरी हुई है। फिर वह अपना बिस्तर व्यवस्थित करता है और नीचे जाने लगता है। शायद बिस्तर से नीचे गिरने के कारण उसके सिर में चोट लग गई हो, इसलिए वह अपना सिर रगड़ता है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ अपने बेटे अंशु को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही है और उसका भाई उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगा है। तभी अविनाश धीरे से झाड़ू उठाता है और फिर हॉल में चला जाता है, दूसरे कमरों की सफाई शुरू कर देता है और फिर सभी कमरों और हॉल की सफाई करने के बाद वह रसोई में जाता है। वहाँ देखता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने रसोई में रखे सभी बर्तनों को निकाल कर सफाई के लिए झूठा करके रख दिया है। फिर अविनाश ने धीरे धीरे सारे बर्तन साफ किए और फिर वह नाश्ता बनाने ही वाला था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे बाहर से आवाज दी, नाश्ता तैयार है या नहीं? अंशु जल्दी ही स्कूल के लिए देर हो रही है, उसका टिफिन पैक करके ले आओ। इधर अविनाश के पिता अपने कमरे में बैठे टीवी पर समाचार देख रहे थे। तभी उन्होंने इन दोनों की बातचीत सुनी तो बोले, क्या तुम लोग सुबह सुबह चिल्लाने लगते हो? तुम लोग मुझे समाचार भी सुनने नहीं देते? ठीक से आप सुबह सुबह किच किच शुरू कर देते हैं। उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता से कहा, हाँ तुम्हें मेरी बातें बेकार लगेंगी, तुम्हें तो बस पका हुआ खाना चाहिए। तुम दोनों पिता पुत्र बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ लिया करो, अब उसे मुफ्त की रोटी पचाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अरे जल्दी नाश्ता बनाओ, अंशु और उसके पापा को स्कूल जाने में देर हो जाएगी, कृपया उसके लिए भी एक टिफिन पैक करें। उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा, ठीक है माँ, बस 5 मिनट। अभी किचन से बोला। ठीक 5 मिनट बाद उसने अपने छोटे भाई अंशु और अपने पिता के लिए टिफिन पैक किया। इतना करने के बाद वह बाहर आता है और एक
प्लेट में अंशु के लिए नाश्ता लेकर आता है। अविनाश के हाथ से नाश्ते की प्लेट छीनकर उसकी सौतेली माँ ने अपने बेटे अंशु को दे दी। वह उसे नाश्ता खिलाने लगती है और एक बार भी नहीं पूछती कि उसने कुछ खाया है या नहीं, खाना खा लिए क्या। यह देखकर अविनाश के पिता उसकी सौतेली माँ से कहते हैं, जिस तरह तुम अपने हाथ से खाना खिला रही हो, वैसे ही एक बार अविनाश को भी तो उसे खाना खिला दो। वो बेचारा कल रात से भूखा है, वह रसोई में कल रात की पार्टी का बचा हुआ खाना खाएगा। उसकी सौतेली माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे जो भी खाना है खा लो, नहीं तो मैं भूखी रह जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अविनाश अपने कमरे में चला जाता है और कॉलेज का होमवर्क करने लगता है। कुछ देर बाद वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और रात का बचा हुआ खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। जब वह खाना खा रहा था तभी उसका पिता पानी पीने के लिए वहां आया और उससे बोला, तुम ये रात का खाना क्यों खा रहे हो बेटा? बेहतर होगा कि तुम वही नाश्ता करो जो तुमने अभी बनाया है, कहीं बासी खाना तुम्हारी सेहत खराब न कर दे। ये भी अब ठीक है, और वैसे भी मुझे अब बासी खाना खाने की आदत हो गई है, अविनाश ने कहा और फिर प्लेट से खाना शुरू कर दिया। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या तुमने कॉलेज में कोई नया दोस्त बनाया है या कोई गर्लफ्रेंड है? उसके पिता ने पूछा। पिताजी आप भी, और इतना कहते हुए अविनाश थोड़ा शर्मा जाता है। फिर अविनाश जल्दी से खाना खत्म करके अपनी प्लेट धोने लगता है और फिर किचन से बाहर चला जाता है। किचन से निकलते ही वह सीढ़ियों से सीधे अपने कमरे में चला जाता है और फिर अपना बचा हुआ होमवर्क पूरा करने में लग जाता है। एक तरफ अविनाश अपने कॉलेज का होमवर्क पूरा करके कॉलेज जाने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ प्रोफेसर भास्कर अपने घर में बनी गुप्त लैब में कुछ शोध करने में व्यस्त है। वह तरह तरह के पुराने शास्त्र और पुराण खोलकर देख रहा है उनमें से कुछ। इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए वह बार बार शब्दकोश में कुछ शब्द खोज रहे थे और फिर उन्हें एक कागज पर लिख रहे थे। कुछ देर बाद वो अचानक खुश हो गया और फिर हाँ हाँ कहकर इधर उधर नाचने लगा। शायद उसे वह मिल गया था जिसकी वह इतने सालों से तलाश कर रहा था, या शायद उसने वह बना लिया था जिसका आविष्कार वह करना चाहता था। फिर वह अपनी डायरी के पन्ने पलटने लगता है और फिर एक पन्ने पर जाकर रुक जाता है। उस पन्ने पर एक व्यक्ति की तस्वीर है जो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक कवच जैसी चीज पहने हुए है और उस तस्वीर के नीचे लिखा है, ऐसा होता है इंद्र कवच। फिर वह लैब की दीवारों पर बनी उन सभी तस्वीरों को देखने लगता है जिनमें कुछ नक्शे जैसी तस्वीरें हैं, कुछ में अलग अलग जगहों के निशान हैं और कुछ में प्रोफेसर भास्कर कुछ लोगों के साथ पहाड़ियों पर कहीं खड़े हैं। शायद उसे वह मिल गया था जिसकी वह इतने सालों से तलाश कर रहा था, या शायद उसने वह बना लिया था जिसका वह आविष्कार करना चाहता था। प्रोफेसर भास्कर जैसे ही उस पहाड़ की तस्वीर देखते हैं तो अतीत की यादों में खो जाते हैं और फिर एक बैठक में कुछ लोगों को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं, सज्जनों, आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक ढाल के बारे में बताऊंगा जिसमें उन सभी देवताओं की शक्ति समाहित है और जिसे ताड़कासुर जैसे राक्षस से लड़ने के लिए भगवान इंद्र ने सभी देवताओं के सहयोग और शक्तियों से बनाया था। जब ताड़कासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और भगवान इंद्र को हरा दिया, उसने इस कवच को वहां से भगा दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध करने के लिए जन्म लिया है और उनके हाथों ही तारकासुर का वध होगा, तब उसने इस कवच को छिपा दिया स्वर्ग स्वयं सभी देवताओं की नजरों से दूर। और फिर जब एक असुर को इस कवच और इसकी शक्तियों के बारे में पता चला तो उसने अपना रूप बदल कर इसे स्वर्ग से चुराने की कोशिश की, लेकिन देवताओं ने उसे पहचान लिया और फिर उसने ऐसा करने की कोशिश की। उस असुर से वह इंद्र कवच छीन लो के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इस युद्ध के दौरान वह इंद्र कवच स्वर्ग से सीधा पृथ्वी की ओर संभवतः हिमालय पर कहीं गिरा। बाद में देवताओं ने उसे ढूंढ लिया और एक गुफा में छिपा दिया और आर्षियों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। धीरे धीरे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य और इस कवच को एक किताब में लिखकर पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा। और फिर जब एक वैज्ञानिक को उनके पूर्वजों की यह किताब मिली तो एक बार फिर से लोगों के बीच इसका जिक्र होने लगा। कई बुरे लोगों ने इस कवच की खोज शुरू कर दी ताकि इसे प्राप्त कर सकें और इसके साथ पूरी दुनिया पर शासन कर सकें, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। लेकिन हमें इसके बारे में कुछ सुराग मिले हैं और हमने कुछ पुराने ग्रंथ खोजे हैं जिनमें हमें जानकारी मिली है कि यह कहाँ रखा है, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए और वह गुफा कहाँ है जिसमें यह रखा गया
गया है, लेकिन इसका मुंह खुलेगा कैसे और उस कवच को पाने की राह में क्या खतरे हैं? हमने वह किताब ढूंढ ली है जिसमें इसका जिक्र है, लेकिन उसमें लिखी बातें संस्कृत और किसी अन्य भाषा में लिखी हैं, जिसका अनुवाद अभी भी प्रगति पर है। तभी सभा में मौजूद सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अब वह बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अनब शनब और मंगरनाथ कहानियां बना रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्रोफेसर भास्कर उन्हें समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। फिर वो अपना सारा सामान उठाकर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा।